मित्रों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि देश के भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर आपने सभी स्टेक होल्डर्स को, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर और ग्रीन फ्यूल को सपोर्ट करने वालों को आपने जो इंस्पायर किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं करीब 12 से 15 साल हुए हैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और इसलिए जो कुछ बातें मैं कहता हूँ वो मैंने खुद करके भी देखी है। इसलिए केवल मैं, जैसे तापिर गाव जी ने कहा कि मैं भाषण दूंगा और चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो मैं सब प्रयोग खुद कर रहा हूँ और इसलिए मैं विश्वास के साथ इसके बारे में कह सकूँगा। हमारे देश के लिए 3 महत्वपूर्ण समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं। पहली समस्या ये कि हमारी इकोनॉमी में 20% ऑफ बजट हम लोग पेट्रोलियम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमको खर्चा करना पड़ता है। अब एक समझिए कि 20% जहाँ चला जाएगा वहाँ बाकी कामों के लिए हमको कितना कम पैसा रहेगा। और इसलिए ये 7 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट बिल है क्रूड ऑयल का, और इसको कम करना ये इकोनॉमी के दृष्टि से हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस ऐसे सॉल्यूशंस हमको विशेष रूप से सोचने होंगे। स्वाभाविक रूप से हमें जो प्रयास करेंगे, इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जिसके लिए मैं लगातार अनेक सालों से ये बात कहते आता हूँ, अभी सभी लोग कहते हैं, दैट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो आज स्वाभाविक रूप से इसके कारण जो नए रोजगार मिलेंगे, नई ग्रोथ होगी, वो एग्रीकल्चर, ट्राइबल और रूरल सेक्टर में होगी, जो देश की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो अर्बन सिटीज़ में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसमें हमारा बहुत बड़ा माइग्रेशन जो रूरल एग्रीकल्चर से अर्बन की तरफ आ रहा है, वो जो हमारी समस्या है वो भी बहुत कठिन स्थिति में आई है। तो अगर हम रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल सेक्टर में नए रोजगार निर्माण करेंगे तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, रोजगार निर्माण होगा, वेल्थ का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, और जो देश के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरी बात जो हमारे लिए, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि जिस प्रकार से हमारा इंपोर्ट बिल की बात मैंने कही, तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो हमारे पोल्यूशन की है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। और मुझे लगता है कि इस विषय पर दिल्ली वालों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो पोल्यूशन है ये कम करना, इसके लिए पेट्रोल डीजल के बजाय कोई पर्याय ढूंढना होगा, उसके सिवा ये कम नहीं हो पाएगा। ये बात ज़रूर है कि हम बाकी भी कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद, मेरे रोड मिनिस्ट्री की ओर से दिल्ली में 50,000 करोड़ के रोड हम बना रहे हैं, और उसमें से हमने छोटे छोटे स्पॉट, जैसे ये धौला कुआं जैसा स्पॉट है, ऐसे आइडेंटिफाई किए। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं अभी, दिल्ली मेरठ एक तो हमने 16 लेन का रोड बनाया बीच में, दिल्ली का रिंग रोड पूरा किया है, दिल्ली मुंबई 1,06,000 करोड़ के रोड का काम शुरू किया है। काफ़ी बड़े रोड बना रहे हैं, पर इसके साथ साथ, रोड बनाने के साथ साथ हमको ये जो डीजल पर चलने वाली जो ट्रक है, बसेस है, कार है, इसके द्वारा जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी कम करने के लिए कोशिश करनी होगी। तो पोल्यूशन ये हमारी बिग कंसर्न है। तीसरी बात जो है, जो स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने, शायद कितने प्रमाण में आपके सामने है या नहीं ये मुझे पता नहीं है, पर यह भी देश की एक समस्या है, एग्रीकल्चर क्राइसिस। इसका कारण यह है कि सरप्लस ऑफ व्हीट, सरप्लस ऑफ राइस, सरप्लस ऑफ शुगर, इसके कारण हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी पूरी ख़त्म होने की कगार पर खड़ी है। हमारे मुंबई शहर में जो बर्तन मांजने की जो राख मिलती है वो 18 रुपये किलो है, और चावल का भाव 14 रुपये किलो है। यानी चावल मिट्टी से भी सस्ता हो गया है। तो आप समझ लीजिए कि
किस प्रकार के क्राइसिस में फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, डीजल, बिजली सब के भाव बढ़ रहे हैं और एक तरफ फूड ग्रेन के भाव डाउन हो रहे हैं और जिसके कारण आज एग्रीकल्चर फार्मर्स सुसाइड्स कर रहे हैं। मैं जहां महाराष्ट्र के विदर्भ के एरिया से आता हूं वहाँ 10,000 से ज़्यादा फार्मर्स ने सुसाइड किया है। तो ये 3 बड़ी समस्या देश के सामने है और इन तीनों समस्याओं का उत्तर किसी में है तो वो निश्चित रूप से हमको एक नए दृष्टिकोण से अल्टरनेटिव फ्यूल के सेक्टर में सोचना होगा। फ्यूल के सेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री भी मैं हूँ और उसके साथ एमएसएमई का भी मंत्री मैं हूँ और इसलिए स्टैंडर्ड्स तय करना भी मेरे हाथ में है। और ऑटोमोबाइल वालों को थोड़ा थोड़ा मेरे से कभी नाराज़गी भी होती है क्योंकि मैं टफ हूँ। तो मैंने जैसे कहा कि यूरो 6 के जो इमिशन नॉर्म्स है वो 1 अप्रैल 2020 से मैंडेटरी करेंगे तो पूरी इंडस्ट्री मेरे ऊपर बहुत नाराज़ थी। मैंने उनको बहुत समझाया और फिर आखिरी मीटिंग में कहा देखो आपको जो समझाना था मैंने समझाया, जो आपका सुनना था मैंने सुना, अब तुमको जो करना है करो, मैं ये करने जा रहा हूँ। और मैंने अपने हिसाब से उसको किया और आज मुझे खुशी है कि उन्होंने भी गाड़ियों के इंजन बदले, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने फ्यूल भी तैयार करके दी और पोल्यूशन कम करने में एक बहुत बड़ा यूरो 6 के जो नॉर्म्स है वो लगभग अब लागू करने की स्थिति में आए। और कुछ तो ऑटोमोबाइल वालों ने, जिनके मैं मॉडल के लिए इनॉग्रेशन के लिए स्पेशल गया, जिन्होंने यूरो 4 के इंजन को यूरो 6 के नॉर्म पर सक्सेसफुली सिद्ध करके दिखाया रिसर्च के कारण। तो मुझे लगता आज की स्थिति में सब लोग एक दिशा से प्रयास कर रहे हैं। तो पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, क्या इसका अल्टरनेटिव हम देश में दे सकते हैं क्या, और दे सकते हैं तो कैसा दे सकते हैं, एंड दिस इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारी सरकार ने पहला निर्णय किया वो इथेनॉल के निर्मित का किया। हम पेट्रोल में 22% इथेनॉल डाल सकते हैं और अभी भी हमारे पास शॉर्टेज है, जबकि 5 गुना इथेनॉल का प्रोडक्शन हमने बढ़ाया है। मुझे कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे थे कि अब इस समय अमेरिका में 28 रुपये 27 रुपये लीटर इथेनॉल मिल रहा है और जो क्रूड ऑयल की पैरिटी है उसमें इथेनॉल इंपोर्ट करना अमेरिका से सस्ता होगा। तो आपको क्या लगता है? मैंने बोला आप आर्थिक दृष्टि से जो बोल रहे हैं वो सही है, पर परसेप्शन के हिसाब से अभी ये मत करिए, इसका संदेश गलत जाएगा। हम इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अब इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पहली बात, मोलाइसिस जो होता है, 1 टन शुगर केन में 4% मोलाइसिस निकलता है। तो पहले मोलाइसिस से रेक्टिफाइड स्पिरिट से इथेनॉल, ये सक्सेसफुली हुआ। फिर हमने निर्णय किया कि बी हेवी मोलाइसिस, यानी 2% एडिशनल शुगर को फिर मोलाइसिस में कन्वर्ट किया और मोलाइसिस से इथेनॉल। फिर तीसरा किया शुगर केन जूस से इथेनॉल, और आज वो भी काफ़ी जगह पर उसकी भी शुरुआत हुई है। इसके अलावा हमने कौन से इथेनॉल बनाने के बारे में भी अब अनुमति देने की बात सोच ली है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे इंपोर्ट में जो इतनी बड़ी अमाउंट देश के बाहर जा रही है, इसमें से आप समझ लीजिए कि 1 लाख करोड़ भी हम कम करेंगे इंपोर्ट को, और वो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा तो कितने गांवों में रोजगार निर्माण होंगे, कितने गांव की समृद्धता और संपन्नता आएगी और कितनी नई इंडस्ट्री गांवों में खुलेगी। आप इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, इसका आप अध्ययन कर लीजिए। तो इथेनॉल हमने प्रमोट किया। दूसरी बात ऐसी है कि इथेनॉल पर 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली बस, चलने वाली ऑटो रिक्शा, चलने वाले स्कूटर हमने इनकरेज किया। आपको याद होगा कि आज से 2 महीना पहले, 2-3 महीना पहले मैंने टीवीएस कंपनी के इथेनॉल के बाइक को ये होटल ओबेरॉय में लॉन्च किया था। अब इथेनॉल पर ऑटो रिक्शा भी चलती है और इथेनॉल पर बाइक भी चलती है, और स्कैनिया जो स्वीडन कंपनी है उनकी 35 बसेस मैंने खुद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में 100% बायो इथेनॉल पर चलाई है। इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है, फिर भी डीजल की तुलना में इथेनॉल सस्ता है, और इसलिए आज 100% इथेनॉल
पर हम जा सकते हैं। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण बात है कि ब्राज़ील, कनाडा और यूएसए में ऐसी स्थिति है कि वहाँ फ्लेक्स इंजिन्स हैं। ये टोयोटो, होंडा, BMW, मर्सिडीज़, ये जितनी गाड़ियाँ हैं ब्राज़ील में, ये सब गाड़ियों में फ्लेक्स इंजन है। कंज्यूमर के साथ ये चॉइस है कि वो 100% पेट्रोल डाले या 100% इथेनॉल डालें। अब पेट्रोल का रेट 85 रुपीज़ लीटर है और इथेनॉल का रेट 50-55 रुपये लीटर है, तो स्वाभाविक रूप से 21 लीटर तो बचत है। तो पहली बात, हम लोग इथेनॉल की इकोनॉमी बनाएं। और अभी 2 जगह पर, इटली में भी हुआ है, जर्मनी में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है कि उन्होंने एग्रो वेस्ट से, बायोमास से इथेनॉल बनाया है। कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, और नोवाजिम ने उसका एक कल्चर तैयार किया था। मुझे खुशी है कि अब इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने भी वो कल्चर तैयार कर लिया है। उसकी कीमत कम है। तो सेकंड स्टेज इज बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी जनरेट बायोमास, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, एंड बाय यूजिंग बायोमास वी कैन मेक बायोइथेनॉल। तो ये भी हो सकता है। बीच में इंडियन ऑयल कंपनीज़ ने इसके बारे में इनिशिएटिव लिया था, पर अभी तक थोड़ा सा काम आगे नहीं जा पाया। तो पहली बात तो हम इथेनॉल बना सकते हैं। विशेष रूप से ब्राज़ील में इथेनॉल से उन्होंने बायोप्लास्टिक बनाया, जो 78 आवर्स में वो बायोडिग्रेडेबल है। तो प्लास्टिक जो है उसका भी बीच में मैंने ट्रायल भी देखी और यहाँ लाया भी था। अब वो बायोप्लास्टिक जो है वो लगभग उसका पेट्रोलियम प्लास्टिक के दर में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये जो प्लास्टिक पर बंदी लाने के लिए वन यूज़ प्लास्टिक वाली बात है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इथेनॉल से बन सकता है। तो आज इथेनॉल की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं, और इसको बढ़ाने के लिए मैंने जैसे कहा, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ना है, पूरा सब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कुछ बिहार का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा हरियाणा, पंजाब का पार्ट, और शुगर केन का सरप्लस प्रोडक्शन है। हमारे देश में इस साल हम 50 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए 1000 रुपये टन लगभग अप्रॉक्सीमेटली सब्सिडी दे रहे हैं। अब इसलिए अभी हमने ये भी अनुमति दी, बीच में मुझे कहा उन्होंने कि शुगर जो है बनाई हुई स्टॉक में रखिए, उसको मोलाइसिस के साथ मिलाकर उससे भी इथेनॉल बनाएंगे, तो वो भी वायबल है। तो बहुत से महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्री, अब जो शुगर बैलेंस पड़ी थी 2 साल से, क्योंकि अब उसको रिलीज मैकेनिज्म है, बैच भरना पड़ता है, वो मार्केट में सेल नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने शुगर को मोलाइसिस में डाल के इथेनॉल बनाया, वो भी संभव हुआ। तो पहली बात तो ऐसा है कि इथेनॉल इकोनॉमी ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जिसके तापिर गाँव जी को मैं कहूँगा आना से, वो यहाँ है। अभी मिथेनॉल, ये हमारे डॉक्टर सारस्वत और मैं अनेक दिनों से इस पर काम कर रहे हैं, और शिपिंग में और ट्रक के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए मिथेनॉल फ्यूल में जाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चाइना में मिथेनॉल पर बहुत बड़े प्रमाण पर ट्रक चलते हैं, यूएसए में चलते हैं, इसराइल में चलते हैं। और मिथेनॉल जो है वो इसराइल वाले जो है वो 16 रुपये लीटर से, चाइना वाले 18 रुपये लीटर से देने के लिए तैयार है। और मिथेनॉल जो है वो कोयले से बनता है। अब हमारे पास लो ग्रेड क्वालिटी का कोल ही कोल पड़ा हुआ है, और कोल गैसिफिकेशन से हम लोग मिथेनॉल भी बनाएंगे और यूरिया भी बनाएंगे। तो 50,000 करोड़ का तो यूरिया हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और बाहर जाकर हमारे वहाँ लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो कोल के आधार पर मिथेनॉल बनाना, और कोल के आधार पर 350-400 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम कोल से यूरिया, कोल से मिथेनॉल बना सकते हैं। तापिर गाँव जी, आपके गुवाहाटी में आसाम पेट्रोलियम है, वो 100 टन पर डे मिथेनॉल बनाते हैं। और अभी ब्रह्मपुत्रा को मैं जब मंत्री था, हमने जलमार्ग बनाया, और हमने ये प्रोजेक्ट लिया कि जो शिप जा रहे, बाज जा रहे हैं, उसका डीजल का कन्वर्शन मिथेनॉल में करें। और मिथेनॉल एकदम सस्ता है। वैसे रोड पर जाएंगे तो 10 रुपये खर्चा आता है, रेलवे से जाएंगे तो 6 रुपये आता है, और पानी से जाते तो 1 रुपया आता है, और मिथेनॉल पर जाएंगे तो 50 पैसे आएगा।
और अभी हमने वाराणसी से हल्दिया 1380 किलोमीटर जलमार्ग पूरा किया है, जो एक्सपेक्ट करें कि 280 लाख टन माल इससे ट्रांसपोर्ट होगा। अब हल्दिया से बंगाल की खाड़ी सीधा रास्ता है, पानी है वहाँ। फिर ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग हमने पूरा किया है, वही मंत्री था तब पूरा कर लिया। और हिंदुस्तान का तो किया ही है, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रिक्वेस्ट पर मैंने उस समय निर्णय किया और चितगांव और मुंगली पोर्ट पर ड्रेजिंग पूरा कर दिया। तो अब वाराणसी से हल्दिया, ब्रह्मपुत्रा से लेकर नॉर्थ ईस्ट आसाम से लेकर अप टू म्यांमार बांग्लादेश तक वाटर ट्रांसपोर्ट खुल गया। और जो नेपाल का पूरा माल आता है वो हल्दिया में लाकर वो भी गंडक और 2 नदियों से नेपाल में भी जा सकता है। ये हो गया काम अब लगभग, अभी नेपाल का शुरू नहीं हुआ है कार्गो, पर उसके लिए भी काम शुरू हुआ है। अब वाराणसी से इलाहाबाद वो भी काम मेरे समय मैंने 1 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन किया। और 2 मल्टी मॉडल हब जो है वाराणसी और हल्दिया, वाराणसी और साहिबगंज, इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी ने किया है। बाकी 2 अभी 2 महीने में पूरे हो रहे हैं। और 40 रिवर पोर्ट है और 5 साल तक 3 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन होने वाला है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, वो भी काम पूरा हुआ है। और इलाहाबाद टू प्रयागराज टू वाराणसी ये भी 1 मीटर के ड्राफ्ट का काम पूरा हुआ है। तो आप इलाहाबाद से बांग्लादेश तक जा सकते हैं। फिर मैंने उस पर और काम करके नया DPR बनाकर वर्ल्ड बैंक को दिया है, वो काम अभी तक आगे जाएगा। अब मेरे पास वो डिपार्टमेंट नहीं है, वो यमुना से, दिल्ली से, क्योंकि हम नमामि गंगे में 40 नदी और उपनदी और नालों पर काम कर रहे हैं, तो यमुना पर भी काम कर रहे हैं। दिल्ली में हम लोग दिल्ली का वाटर पोल्यूशन जो यमुना का बचने के लिए 6000 करोड़ मैंने उस समय दिए और 13 प्रोजेक्ट्स पर काम चालू है। और पानीपत, सोनीपत का काम हमने यमुना पर किया, पोंडा साफ करके हिमाचल प्रदेश में वहाँ काम किया। तो अब दिल्ली से जो DPR तैयार हुआ है कि यमुना में हम ड्रेजिंग करेंगे और दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से इलाहाबाद और इलाहाबाद से फिर जलमार्ग पूरा तैयार हुआ है। तो आप मारुति की गाड़ियाँ पानी से बांग्लादेश, म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट, आसाम, दिल्ली से भेज सकेंगे। तो कितना इकोनॉमिक्स बदल जाएगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्सिला करके कंपनी है जो आप जानते हो, उन्होंने ऑलरेडी स्वीडन में, मैंने खुद स्टॉकहोम में देखा कि वहाँ का एक क्रूज़ 100% मिथेनॉल पर चल रहा था। तो वर्सिला के पास ये टेक्नोलॉजी है कि एग्जिस्टिंग डीजल इंजन का कन्वर्शन वो किट लगाकर मिथेनॉल पे हो सकता है। और मिथेनॉल का रेट 20 रुपये लीटर है और डीजल का 65 रुपये लीटर है। तो आज मुझे बताइए कि मिथेनॉल की इकोनॉमी में ट्रक के लिए, शिपिंग के लिए मिथेनॉल लाने से काफ़ी बड़ा प्रमाण में इकोनॉमी में राहत होगी, वो इंडिजिनस फ्यूल होगा। दूसरी बात जो है मिथेनॉल के बाद वो बायो CNG की है, और इसके लिए मैं आप सबको नागपुर बुलाऊंगा। हमारे यहाँ नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 7 साल पहले हमने हमारा टॉयलेट का जो पानी था, सीवेज वाटर, मैंने कहा कि हम बेचेंगे। जब मैंने कहा तो ये आए थे देखने के लिए तापिर गाँव जी, तो मुझे लोग हंसने लगे कि टॉयलेट का पानी कोई खरीदता है क्या। आपको आश्चर्य लगेगा कि उसको रिसाइकलिंग करके अभी हम लोग महाराष्ट्र सरकार के कोराडी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट को पानी बेच रहे पूरा 4000 मेगावाट के लिए, और मौदा के NTPC को भी अब दे रहे हैं। तो 300 करोड़ साल का हमको रेवेन्यू मिल रहा है, 300 करोड़ टॉयलेट का पानी बेचकर। अब वो पानी से 650 टन स्लज निकल रही है और वहाँ 7 बायोडाइजेस्टर है। और मैंने उनको कहा कि अब ये बायोडाइजेस्टर में ये स्लज को डालकर फ्रूट, वेजिटेबल एंड मटन मच्छी मार्केट की वेस्ट डालकर हम नागपुर का ट्रांसपोर्ट बायो CNG पर कन्वर्ट करेंगे। अभी काम शुरू है और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये 7 बायोडाइजेस्टर चेंज करके अब हम इनको 49 टन पर डे बायो CNG निकालेंगे। उससे मीथेन निकलेगा, मीथेन से CO2 अलग करेंगे, CO2 से बायो CNG निकलेगा। और आज 80 बसेस हमने कन्वर्ट कर दी है। अब डीजल के बस का लाइफ 9 साल का है और बायो CNG करने के कारण वो 15 साल हो गया। और आप देखने के लिए आइए, बस से आवाज़ भी नहीं आता और धुआं भी नहीं निकलता, और ये पूरा बायो CNG है और इसके सब नॉर्म्स वगैरह सब तय हुए हैं। और अब मैंने तय किया कि पिछले 4 महीने के अंदर, अभी आगे आने वाली, इनॉग्रेट नहीं किया प्रोजेक्ट को, 4 महीने के अंदर 400 बसेस, 100 कार और 100 ट्रक हम बायो CNG पर कन्वर्ट कर रहे हैं।
हमारे यहाँ 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, एक रायसोनी और मेघे साहब की। दोनों की जो स्कूल बसेस थी वो 25-25 बसेस भी हमने बायो सीएनजी पर कन्वर्ट कर दी, और जो मॉडल भी है वो भी बीओटी का है। जो किट है वही पैसे लगा रहा है, और जो बचत है नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ट्रांसपोर्ट का घाटा 60 करोड़ रुपए साल का है, और 1 साल के अंदर ये जीरो हो जाएगा। क्योंकि डीजल के बस में आपको पता है कि पाइप में फूंक कर डीजल बाहर निकालना कितना आसान होता है, तो डीजल की चोरी हो सकती है पर गैस की चोरी नहीं हो सकती। तो अब इसमें कोई गैस की चोरी भी नहीं होगी। तो अभी हम स्कूल बसेस और ये कन्वर्ट करें, उसकी किट लाई है नीदरलैंड से, उसके सिलेंडर्स भी लाए हैं, उसको मान्यता एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट से मिल गई है, ARI से अप्रूवल मिला है। 80 बसेस कन्वर्ट हुए, अब 40 बसेस कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मेरा आपके लिए अनुरोध है कि मैंने गंगा में 150 बायोडाइजेस्टर बना के रखे हैं। ये मथुरा में हमने एक त्रिवेणी इंजीनियरिंग को प्रोजेक्ट दिया है हाइब्रिड एन्युटी में, क्योंकि मैंने रोड में 2 लाख करोड़ के काम हाइब्रिड एन्युटी में दिए। तो ये गंगा में कैसे होगा ये मुझे आश्चर्य था। 14 प्रोजेक्ट दिए हाइब्रिड एन्युटी में। हाइब्रिड एन्युटी का मतलब ये है कि 40% ऑफ द ग्रांटी एड फ्रॉम द गवर्नमेंट, 60% फ्रॉम द प्रोपराइटर, और उसका हम लोग हमारे रोड में ऐसा है कि लैंड एक्विजिशन, एन्युटी शिफ्टिंग, एवरीथिंग गवर्नमेंट करेगी, और एन्युटी बेसिस, ईयरली बेसिस पर हम उसकी एन्युटी देंगे, और 40% हमारी इक्विटी होगी, टोल हम ही कलेक्ट करेंगे। उसी पे हमने मथुरा का प्रोजेक्ट किया है 80 MLD का, और आपको ताज्जुब होगा कि इंडियन ऑयल 20 करोड़ रुपए साल के देने वाले त्रिवेणी इंजीनियरिंग को, क्योंकि वो जो सीवेज है, जो सीवेज वाटर है, उसको अच्छा करके वो रिफाइनरी में यूज़ करने वाले हैं। अब गंगा के किनारे कितने पावर प्रोजेक्ट है, मैंने पावर मिनिस्ट्री को उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि 50 किलोमीटर पे गंगा के कहीं भी पानी शुद्धिकरण होगा और पावर प्रोजेक्ट होगा तो उनको मैंडेटरी ये पानी रिसाइकलिंग किया हुआ पानी यूज़ करना होगा। अब कानपुर में कितना गंदा पानी है, क्या हम सोच सकते हैं क्या कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ? ये संभव है, और इसलिए गंगा के पास आज जो ये बायोडाइजेस्टर दिल्ली से लेकर सब जगह पड़े हैं, इससे बायो सीएनजी तैयार हो सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, पूना में हमारे IIT के इंजीनियर्स ने ये कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से बायो सीएनजी तैयार किया है। जैसे 5 टन ऑफ परली, जिसको हम राइस स्ट्रॉ कहते हैं, वो 1 टन बायो सीएनजी देता है। 3 टन ऑफ नेपियर ग्रास 1 टन ऑफ बायो सीएनजी देता है। 60 टन ऑफ कॉटन स्ट्रॉ 1 टन बायो सीएनजी देता है। और मैंने खुद अपने वहाँ के 6 डिस्ट्रिक्ट को, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, नागपुर और वर्धा, ये 6 डिस्ट्रिक्ट को मैंने 5 साल के अंदर डीजल मुक्त करने का एक कार्यक्रम तय किया है। बहुत डिफ़िकल्ट है, पर मुझे पता है अभी तक तो ऐसा है कि मैं जो तय करता हूँ वो होता है, पर ये होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। उस पर हमने काम शुरू किया, क्योंकि ये राइस ट्रैक है। भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में ये परली जो आप कहते हैं राइस स्ट्रॉ एम्पल अवेलेबल है, और उसका कन्वर्शन बायो सीएनजी करने के लिए हमने ट्रक भी कन्वर्ट किया। हमारे एग्रोविजन में योगी जी के हाथ से हमने ट्रैक्टर भी चलाया, वो सिलेंडर भी लाए, अभी वो सिलेंडर भी इंपोर्ट करें। तो आज इसमें टेक्नोलॉजी और अप्रूवल्स मिले हुए हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर ये अभी एक लुधियाना के पास महिंद्रा एंड महिंद्रा एक प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, वो परली से बायो सीएनजी बना रहे हैं। तो इतनी परली जलती है जिससे पोल्यूशन हो रहा है, वो 2000 रुपये टन से खरीदी करके उसका पैसा मिलेगा, उसका बेलिंग होगा, उसका ट्रांसपोर्ट होगा, किसानों को, युवाओं को काम मिलेगा, और उससे बायो सीएनजी तैयार होगा। तो मैंने पेट्रोलियम मिनिस्टर और ऑयल कंपनी के चेयरमैन को पूछा कि दुनिया के कोने कोने में जाकर हज़ारों करोड़ डाल के आप हाइड्रोकार्बन के इसको कहाँ कहाँ खरीद रहे हो, तो हिंदुस्तान में 10,000 करोड़ डाल के पूरे परली के प्रोजेक्ट क्यों नहीं डालते और बायो सीएनजी ले लो। और इसलिए आज एग्रीकल्चर में बड़े प्रमाण पर हम लोग बायो सीएनजी के लिए भी प्रमोट कर रहे हैं। तो बायो सीएनजी एक तो जितने हमारे शहरों के सीवेज वाटर है और ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसका कन्वर्शन बायो सीएनजी में हो सकता है, और बायोमास में से परली का हो सकता है। अभी मैंने एक प्रयोग नीरी करके एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है। अभी आज ही मैं नागपुर जाऊंगा, शायद पूछूंगा उनको, वो बोल रहे थे कि लगभग होने के ऊपर आया है
कि बाम्बू, अभी 1 टन में 200 टन बाम्बू निकलता है। भीमा करके बाम्बू की जात है कर्नाटक में, 2 साल के बाद 1 एकड़ में 200 टन निकलता है। और बाम्बू से बायो सीएनजी तैयार करना और बायो इथेनॉल तैयार करना ये संभव है। अब बायो सीएनजी तैयार करने के लिए बाम्बू से, तो मैंने उनको दिया है प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा बाम्बू से तेल निकलता है क्या, और बाम्बू से जो तेल निकलेगा उसमें आपको पता होगा दिल्ली में कि पिछले 26 जनवरी को एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट दोनों भी बायो एविएशन फ्यूल 100% यूज़ करके चले। जो जट्रोफा ऑयल था वो पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून है, उससे ये तैयार करके हमने आकाश में चला है। स्पाइस जेट का एक विमान देहरादून से दिल्ली हमने 25% बायो एविएशन फ्यूल से लाया। अब रतनजोत, मोह, साल, करंज, टोली, पाम ऑयल, ये सब जो ऑयल है इससे हम लोग बायो एविएशन फ्यूल बना सकते हैं और इसकी कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है। और ये जो जेट एयरवेज और बाकी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है फ्यूल के भाव बढ़ने के कारण, उनका भाव 65 रुपये से 70 रुपये लीटर है, और हमारी बायो एविएशन फ्यूल की कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है, उसका रेट 42 रुपये लीटर आता है। तो पूरे ट्राइबल में, जंगलों में बायोटेक्नोलॉजी को उपयोग करके अगर हम लोग नॉन एडिबल ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और उससे बाम्बू और बाकी बातों से अगर हम लोग ऑयल निकाल कर अगर ये संभव सक्सेसफुल हुआ, तो शिपिंग के लिए और एविएशन के लिए अगर हमारा इंडिजिनस फ्यूल आया, 40,000 करोड़ का इंपोर्ट है हमारा फ्यूल का, ये अगर इंडिजिनस आया तो पोल्यूशन भी जाएगा, रोजगार भी निर्माण हुआ, इकोनॉमी को भी ताकत मिलेगी। अब इस दिशा से काम करने की कोशिश हो रही है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि ये भी अलग अलग इसमें इसका जरूर है। बायोडीजल, अभी जो मलेशिया से पॉमुलिन वेस्ट है उसका उपयोग करके बायोडीजल है। मेरे खुद 5-7 पंप है, मैं किसानों में काम करता हूँ, 5 रुपये लीटर डीजल सस्ता देता हूँ। अभी ये जो टावर है टेलीकम्युनिकेशन के, ये डीजल यूज़ करते हैं और डीजल की चोरी होती है, कंपनियाँ त्रस्त है। अगर वो जनरेटर सेट अगर बायोडीजल पे चले तो कितना रोजगार तैयार होगा। और किर्लोस्कर, महिंद्रा, मैंने उनको कहा कि आप इसको सर्टिफाई करके दीजिए। इसलिए ये कोई दूर नहीं है। जो एग्रीकल्चर से जो फ्यूल तैयार होगा वो हमारे लिए सबसे फायदे का है, वो पोल्यूशन फ्री है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने वाला है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को खड़ा करने वाला है। तो पहला प्रयास एग्रीकल्चर में करें और एग्रो वेस्ट से करें, तो मुझे लगता है ये भी सक्सेसफुल हो सकता है, जैसे इथेनॉल का, मिथेनॉल का, बायो सीएनजी। अब एलएनजी ये भविष्य का फ्यूल है ही। एलएनजी को यूज़ करने में 50% कॉस्ट डीजल की तुलना में बचेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए एलएनजी और शॉर्ट टर्म के लिए सिटी के लिए बायो सीएनजी, और कभी कभी अगर सीएनजी शॉर्ट पड़ा तो एलएनजी को कॉम्प्रेस करके एलसीएनजी, ये भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और हमारे यहाँ मदर स्टेशन है नागपुर में। ये कोई भी बात मैं किताब की और कोई आपकी अपने भाषण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये जितनी बातें मैंने की एविएशन फ्यूल की छोड़कर, आप देखने के लिए आइए। मैंने अपनी ज़िंदगी खपा दी है इसके लिए, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, किसान सुसाइड्स करते हैं, मैं बड़ा इमोशनल हूँ। बोलो ये बदलेगा कैसे? तो ये गेहूँ, चावल और गन्ना लगा के नहीं होता। मैं 3 चीनी फैक्ट्री चलाता हूँ और मैंने अपना लाइफ लगभग एग्रीकल्चर कॉज के लिए दिया है। तो मैं स्पिरिटेड हूँ। और जब कोई मुझे बोलता है कि हो नहीं सकता, तो मैं बोलता क्यों नहीं हो सकता। तो मैं अपनी लागत लगाकर प्रयोग करके आपको सब बातें दिखा दूंगा। मैंने सब किट फिट सब लाया, और मंत्री मैं हूँ ट्रांसपोर्ट का। कैसे सुनते नहीं लोग मुझे पता है। मैं बोला ये स्टैंडर्ड नहीं है, बोले ऐसा है वैसा है, फालतू लफड़ा मत करो, वो ब्राज़ील की कॉपी मंगाओ। आई कॉपी? बोला अंग्रेजी में करो उसको। बोले किया, बोला फाइल तैयार करो। और जो ब्राज़ील और कनाडा और यूएसए के स्टैंडर्ड से तुम उनसे ज़्यादा होशियार नहीं हो, लाओ इधर, और लगाओ ठप्पा, और साइन किया। मैंने सब स्टैंडर्ड अलाउ कर दिए। ऑल स्टैंडर्ड्स जो है, आपका जो कम हो मेरे पास आ जाओ। यूके, अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा के बुला देता हूँ, ठप्पा मार के आपको तुरंत दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए ये सब ARAI ने, बाकी सब ने इसको ऑलरेडी टेस्टेड किया है। हमारे ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर अगर बायो सीएनजी पे चलेगा तो 40,000 रुपये एक किसान की बचत होगी। और ये हम लोग पूरा इंपोर्ट करके डीजल ला रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं। इसके बजाय हम ग्रीन फ्यूल की तरफ तेज़ी से बढ़े। तो जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, अब इलेक्ट्रिक पर भी आपने देखा होगा
कि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आई, इलेक्ट्रिक बस आई, इलेक्ट्रिक कार आई। अब हमारे देश में तो सभी लोग विद्वान लोग तो है ही, बोले इलेक्ट्रिक कार लाओगे तो चार्जिंग कैसे होगा? अरे बोला शादी करोगे तो बेटा होगा ना, अभी शादी नहीं होगी तो बेटा कहाँ से होगा? पहले इलेक्ट्रिक कार तो आने दो, आएगी तो चार्जिंग आ जाएगा। बस चार्जिंग में आएगा तो टेक्नोलॉजी कौन सी आएगी? अब उसमें 10 टेक्नोलॉजी जो अच्छी होगी वो सर्वाइव होगी। अब चार्जिंग स्टेशन भी आ गए, टेक्नोलॉजी भी रोज़ बदल रही है, वो भी आ रही है। अब इलेक्ट्रिक कार भी आई है, इलेक्ट्रिक एसयूवी आ रही है, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ रही है, इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है। और फिर बोले आप बंद करोगे क्या पेट्रोल डीजल? बोला बिल्कुल नहीं करेंगे। वो उनको डर कर दिया पैदा कि नितिन गडकरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बंद करवा देगा। मैंने कहा तुमको बंद नहीं, आप मुझे बताइए, तुम्हारे पास पेट्रोल की गाड़ी है और तुम 6,000 रुपये महीने का पेट्रोल खर्चा करते हो, वही गाड़ी वही कंफर्ट, नो पोल्यूशन, अगर आपका काम 1,500 रुपये में हो जाएगा तो मुझे आपके यहाँ कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत है? ये गाड़ी खरीद लो। तुम्हारा जब महीने का 4,500-5,000 रुपये सेविंग होगा, तुमको लेना ही है और कीमत लगभग वो आ जाएगी उसी की। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो वही कीमत आएगी। तो ये मार्केटिंग करने की और साल तय करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसलिए मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तुम समय के साथ बदलो। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। तो आप इसको बिल्कुल करिए। अब वो कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मैं अभी दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहा हूँ गुड़गांव से, तो पहला 10 किलोमीटर ई हाईवे का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब सरकार में आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी करना तो तकलीफ तो होती है, तो कभी कभी सबको समझाते समझाते काफ़ी समय चला जाता है। अब वो ई हाईवे बनाने के लिए अभी सीमेंस ने बनाया, जर्मनी में है, यूएसए में है, स्वीडन में है, उसमें भी 5 टेक्नोलॉजी आई है। अब हमारे IITs इस पर काम करें। और आज वो इलेक्ट्रिक हाईवे 10 किलोमीटर, मैं तो दिल्ली से मुंबई ये ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ। और हमारे इंजीनियर्स ने एक हाईवे पे 16,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन में बचा है, क्योंकि हमने अलाइनमेंट बदल दी। 220 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुआ और बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र और हरियाणा सिलेक्ट किया। अब लगभग काम भी शुरू हुआ है और ये 220 किलोमीटर डिस्टेंस भी कम हो गया है। मेरा सपना है, मैं तो हूँ, ये 5 साल पूरे होने, 3 साल के अंदर दिल्ली से मुंबई आप 12.5 घंटे में पहुँच जाओगे अपने कार लेकर। अब उसको मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रक अभी दिल्ली से मुंबई 1 महीने में 7 ट्रिप मारता है। अगर ये हाईवे बन जाएगा तो वो 10 से 11 ट्रिप मारेगा। उसका 200-250 किलोमीटर पर डे के बजाय 400 किलोमीटर पर डे चलेगा। 10 टन के बजाय 40 टन का चलेगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। इकोनॉमी के लिए कैपिटल कॉस्ट कम करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना, ये पावर कॉस्ट कम करना, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना, इसके सिवा इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव नहीं बन सकते। तो ये इसके एक का दूसरे को तीसरे का फ़ायदा होगा। तो इलेक्ट्रिक भी आया है और अभी ये कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद वो टोयोटा को MD बैठी है, मुझे उन्होंने हाइड्रोजन सेल पर और हाइड्रोजन फ्यूल पर कार लाई है मुझे दिखाने के लिए। आज वो भी मैं अभी देखने के लिए कार्यक्रम वहाँ ही जाने वाला हूँ। तो अब आने वाले समय में इतने अल्टरनेटिव है। मेरा आपको सुझाव इतना है कि इंडिजीनियस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, स्काई इज़ द लिमिट। और मेरा अनुरोध ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि एग्रीकल्चर, ट्राइबल में कुछ करिए। वेल्थ का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मैं MSME का मंत्री हूँ, सब जो आता है वो दिल्ली मुंबई में घुसता है। अरे कितना रहने के लिए जगह नहीं, रोड ब्लॉक हो गए, सब हो गए। अभी मैं लोगों को कहता हूँ कि ये नया रोड बन रहा है, इसके आजू बाजू अपना इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डालो, थोड़ा सा पोल्यूशन भी कम होगा, ट्रैफिक जाम भी कम होगा। और इसलिए आने वाले समय में एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल, मैं MSME का मंत्री हूँ और मैं इसको प्रायोरिटी करके फोकस कर रहा हूँ। और एग्रीकल्चर में ये हो सकता है और इसलिए नेचुरली एग्रीकल्चर को बढ़ावा देकर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर फॉर मेकिंग बायोडीजल, बायो CNG, बायो एविएशन फ्यूल, जंगलों का उपयोग हो सकता है। जल, जमीन, जंगल एंड जानवर, ये हमारे इकोनॉमी का आधार है। और जो बात आपने सही की कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाए कि जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, तो मुझे लगता है कि ये अभी जितनी बातें मैंने कही ये सब प्रोसेस में हो रही है, प्रयोग भी हो रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा एक बात
आगे चलकर इसको जोड़िए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो आता वो गाड़ी खरीद रहा है। मेरे यहाँ नागपुर में वो रोटी बनाने वाला पंडित है, वो भी गाड़ी में आता है। अब गाड़ियाँ इतनी होगी, अब सेकंड हैंड कार भी स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं हम लोग। अब इतनी कार होगी तो रोड कहाँ से लाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, कितने रोड की विड्थ बढ़ेगी। एक धौला कुआं में मैं रोज़ नागपुर जाता था, कभी तो रोज़ मेरा 1 घंटा जाता था। नागपुर से दिल्ली आने के लिए 1 घंटा 20 मिनट और एयरपोर्ट से घर जाने के लिए 1 घंटा। तो एक दिन मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि ये अपना रोड नहीं है, ये रोड जो है ये DDA का है। तो अपना रोड जो फ्लाईओवर उतरता है एयरपोर्ट से वहाँ ख़त्म होता है। मतलब ऐसा है, चलो रोज़ मुझे तकलीफ हो रही, बढ़ा दो रोड मत लाइए, ताज मानसिंह के ब्रिज तक ले जाओ। बोले कैसा होगा, लाओ फाइल इधर। मैंने बढ़ा दिया, अब वहाँ पैसा खर्चा किया, डिफेंस की जगह ली और वो धौला कुआं का दूर किया। मुझे रोज़ रिलीफ मिलता है, आपको भी मिलता होगा, क्योंकि वहाँ रोज़ ट्रैफिक जाम में फंसता था। अब ये कितने ऐसे, अभी हमने दिल्ली का स्टडी किया है कि ऐसे कितने पॉइंट है जहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा, वो कैसे कम होंगे, पोल्यूशन कैसे कम होगा। तो आगे आने वाले समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन इज़ बिग कंसर्न। इकोनॉमी के लिए रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल और ग्रोथ बढ़ाना इम्पॉर्टेंट है, और देश की इकोनॉमी के लिए इंपोर्ट कम करना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है तीनों बातों का समन्वय करके एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और यहाँ भी रिसर्च करके हम लोग अगर इसका उपयोग करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। आगे के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, हवा में चलने वाली 260 सीटर कैपेसिटी की स्काई बस है। अब मैंने डॉफल मेयर करके ऑस्ट्रियन कंपनी के साथ, जब मैं वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर था, हमने साइन किया, एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर किया है। और दिल्ली में वो आएगी तो हवा में लोग ऊपर के ऊपर जाएंगे, तो नीचे में गाड़ियाँ नहीं चलेगी और पोल्यूशन नहीं होगा। तो पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा है। मेट्रो की कैपिटल कॉस्ट 350 करोड़ पर किलोमीटर है, और उतनी ही कैपेसिटी में मैं जो टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ 50 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। तो आने वाले समय में, अभी समय की कमी है, मैं कुछ विषय में नहीं जाता, पर दिस इज़ ए टाइम फॉर द कंट्री कि हम फ्यूचर के लिए नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन, नए रिसर्च के आधार पर, वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर, और देश की वर्तमान स्थिति की हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को समझते हुए हमारे यहाँ रोजगार निर्माण कैसे होगा, इकोनॉमी मजबूत कैसे होगी, पोल्यूशन कैसे कम होगा, इसके आधार पर हमारी नीति हमको बनानी पड़ेगी, और उसी दिशा में हमारी सरकार जा रही है। आने वाले इसमें काफ़ी बदल हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में शहरों का ट्रांसपोर्ट, बाद में स्टेट ट्रांसपोर्ट, फिर इलेक्ट्रिक पर चलने वाले ट्रक, मिथेनॉल पर चलने वाले ट्रक, हाइड्रोजन सेल, हाइड्रोजन फ्यूल, ये सब बातें आएगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में 21वीं सदी का जो ट्रांसपोर्ट का भविष्य है वो बहुत हमारे देश में बदलेगा भी, और हमारी इकोनॉमी को भी मजबूत करेगा। थैंक यू।